नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। जेरेमी रिफ्किन का एक सिद्धांत जो कहता है कि हमारी दुनिया, हमारा काम करने का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के ठीक बीच में है। सोचिए, एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? ये सब शुरू होता है कैपिटलिज्म की अपनी ही सबसे बड़ी जीत से। अब इस पहेली को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल को देखना होगा। एक ऐसा सिद्धांत जिसे कैपिटलिज्म आप कह सकते हैं कि खुद ही अपनी हद तक धकेल रहा है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां एक सिस्टम अपने ही लॉजिक को फॉलो करते करते खुद को ही बदलने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक टर्म है मार्जिनल कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं सीमांत लागत। अब ये है क्या? सोचिए, किसी भी सामान या सर्विस की एक और यूनिट, मतलब एक एक्स्ट्रा पीस बनाने में कितना खर्चा आता है, जब आपके सारे फिक्स्ड खर्चे जैसे फैक्ट्री का किराया वगैरह वो सब पहले ही निकल चुके हों। किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनियों की यही कोशिश रहती है कि इस मार्जिनल कॉस्ट को जितना हो सके कम किया जाए। यही तो कैपिटलिज्म का मूल मंत्र है ना, बेहतर, तेज और सस्ता। बिल्कुल, हर बिजनेस का यही गोल होता है। पर सोचिए, क्या होगा जब ये कॉस्ट घटते घटते जीरो के पास पहुंच जाए, मतलब एकदम शून्य। जब एक और गाना बनाने या एक और ई बुक कॉपी करने या एक और ऑनलाइन कोर्स देने का खर्चा लगभग कुछ भी ना हो। यही जो एफिशिएंसी की दौड़ है ना, ये हमें एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर ले जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां बहुत सारी चीजें और सर्विसेज लगभग मुफ्त हो सकती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। 1990s में ही लॉरेंस समर्स और जे ब्रैडफोर्ड डिलंग जैसे बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये चीज़ देख ली थी, खासकर डिजिटल सामानों के मामले में। उन्होंने इसे एक ऐसा पैराडॉक्स कहा था जिसका कोई साफ-साफ ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं था। सवाल बहुत सीधा था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ जैसे सॉफ्टवेयर या म्यूजिक उसकी जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर बांटी जा रही है, तो फिर कंपनियां अपना शुरुआती खर्चा कैसे निकालेंगी, प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगी? तो ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। आज एक बहुत ही पावरफुल नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इसे सच बना रहा है। ये एक तरह की क्रांति है जो 3 जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के मिलने से हो रही है, और ये तीनों मिलकर हमारी इकोनॉमी का एक बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। इस पूरी क्रांति का इंजन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT भी कहते हैं। अब ये असल में 3 अलग-अलग इंटरनेट का एक संगम है। पहला है कम्युनिकेशंस इंटरनेट, जो कि हम सब जानते हैं, ये अरबों लोगों और डिवाइसेस को जोड़ता है। दूसरा है एनर्जी इंटरनेट, ये एक तरह का स्मार्ट ग्रिड है जो रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर करने में मदद करता है। और तीसरा है लॉजिस्टिक्स इंटरनेट, जो ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट और 3D प्रिंटिंग जैसी चीज़ों को मुमकिन बनाता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा रहा है और मार्जिनल कॉस्ट को जीरो की तरफ धकेल रहा है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर तक की बात नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन के एरिया में तो हम ये रोज देख रहे हैं। म्यूजिक, न्यूज़, एजुकेशन, सब कुछ दुनिया भर में लगभग फ्री में मिल जाता है। लेकिन ये क्रांति अब एनर्जी सेक्टर को भी बदल रही है। सोलर या विंड पावर से 1 वॉट बिजली बनाने की कॉस्ट लगातार गिर रही है। और कमाल की बात तो ये है कि ये फिजिकल चीज़ों के प्रोडक्शन को भी बदल रही है। 3D प्रिंटिंग की वजह से लोकल ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन हो पा रही है। ये एक तरह से एटम्स को बिट्स में बदलने जैसा है। तो जैसे जैसे ये जीरो मार्जिनल कॉस्ट वाली बात नॉर्मल होती जा रही है, एक नया इकोनॉमिक मॉडल सामने आ रहा है। सवाल ये है कि ये दिखता कैसा है? ये एक ऐसा मॉडल है जो ओनरशिप के बजाय एक्सेस पर और कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन पर टिका है। ये स्लाइड इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है मार्केट कैपिटलिज्म, जो कंपटीशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट पर चलता है, और दूसरी तरफ है कोलैबोरेटिव कॉमन्स, जो कोलैबोरेशन, शेयर्ड एक्सेस और सोशल कैपिटल पर बना है। देखिए, मार्केट कैपिटलिज्म में हम सब सिर्फ कंज्यूमर होते हैं, लेकिन इस नई कोलैबोरेटिव कॉमन्स में हम प्रोज्यूमर बन जाते हैं। मतलब हम प्रोवाइडर भी हैं और यूजर भी। हम एक ही इकोसिस्टम में वैल्यू बना भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कुछ ही सालों में इन्होंने सदियों पुरानी इंडस्ट्रीज को हिला के रख दिया है। एक अंदाजा लगाइए, हिल्टन होटल्स जो 1919 में शुरू हुआ था, उसे 6 लाख कमरों तक पहुंचने में करीब 100 साल लगे। और दूसरी तरफ एयरबीएनबी जो 2008 में शुरू हुआ, उसने सिर्फ 6 साल में हिल्टन को पीछे छोड़ने का टारगेट रखा।
और काउच सर्फिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स तो कमाल ही कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से मुफ्त रहने की जगह दे रहे हैं और 97,000 शहरों में इनके 5.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नया मॉडल तो फंडिंग के तरीके भी बदल रहा है। किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये क्रिएटर्स को मौका देते हैं कि वो ट्रेडिशनल फाइनेंस मतलब बैंक वगैरह को बायपास करके सीधे कम्युनिटी से पैसा उठा सकें। नवंबर 2013 तक का ही डेटा देखें तो किकस्टार्टर पर 51,000 प्रोजेक्ट्स के लिए $871 मिलियन से ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ था। इससे पता चलता है कि लोग अब सीधे उन आइडियाज में पैसा लगाने को तैयार हैं जिनमें उन्हें भरोसा है। ये जो इकोनॉमिक बदलाव हो रहा है, इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं है, ये हमारे कल्चर और हमारी वैल्यूज को भी बदल रहा है, खासकर यंग जनरेशन में। तो सवाल ये है कि ये हमारे बिहेवियर को कैसे बदल रहा है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था जब 18 से 24 साल के नौजवानों से पूछा गया तो पता चला कि करीब आधे लोगों ने कहा कि वो कार खरीदने के बजाय इंटरनेट एक्सेस लेना चाहेंगे। सोचिए ये कितना बड़ा शिफ्ट है। एक ऐसी जनरेशन जो ऑनलाइन ही बड़ी हुई है, उसके लिए किसी चीज़ का मालिक होने से ज़्यादा ज़रूरी है उस तक पहुँच होना, मतलब एक्सेस होना। और इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज पर जाहिर है बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक फीलिंग या सोच नहीं है, इसके असली नतीजे हैं। 2009 की एक स्टडी में सामने आया कि सड़क पर चलने वाली हर एक कार शेयरिंग गाड़ी ने 15 प्राइवेट कारों की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। जरा सोचिए कि इसका हमारे शहरों, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे रिसोर्सेज पर कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो ये जो इच्छा है ना कि ओनरशिप नहीं, एक्सेस चाहिए, ये एक बहुत बड़ी शेयरिंग इकोनॉमी बना रही है। यहाँ लगभग हर चीज़ एक सर्विस की तरह मिल जाती है। आने जाने के लिए कार और बाइक शेयरिंग, रहने के लिए एयरबीएनबी और काउच सर्फिंग, डिज़ाइनर कपड़ों के लिए रेंट द रनवे, पैसों के लिए प्योर टू प्योर लेंडिंग और ज्ञान के लिए विकिपीडिया तो है ही। मतलब इकोनॉमी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इससे अछूता हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब जा कहाँ रहा है? क्या कैपिटलिज्म बस खत्म हो रहा है? जेरेमी रिफ्किन कहते हैं कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। हम एक नए इकोनॉमिक पैराडाइम की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर यह बदलाव आखिर दिखेगा कैसा? देखिए, कैपिटलिज्म कोई रातों रात गायब नहीं होने वाला, बल्कि हम एक हाइब्रिड इकोनॉमी यानी एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। भविष्य में ऐसा सिस्टम होने की पूरी संभावना है जहां कैपिटलिस्ट मार्केट भी होगा और उसके साथ साथ एक बढ़ता हुआ कोलैबोरेटिव कॉमन्स भी होगा और दोनों अपने अपने काम करेंगे। ये स्लाइड इस हाइब्रिड सिस्टम को बिल्कुल साफ कर देती है। जो कैपिटलिस्ट मार्केट है वो वहां काम करता रहेगा जहां मार्जिनल कॉस्ट अभी भी मायने रखती है, यानी वो एक्सचेंज वैल्यू, प्रॉफिट और स्केर्सिटी यानी किसी चीज की कमी पर चलता है। और दूसरी तरफ जो कॉमन्स है वो वहां फलेगा फूलेगा जहां कॉस्ट लगभग जीरो है। ये यूज वैल्यू, शेयर करने की काबिलियत और अबंडेंस यानी भरपूर मात्रा में उपलब्धता पर चलेगा। और यहाँ नॉन प्रॉफिट्स, कोऑपरेटिव्स और प्रोज्यूमर्स कामयाब होंगे। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये कॉमन्स बढ़ेगा, दौलत का मतलब क्या रह जाएगा? अगर फिजिकल चीजें इतनी ज्यादा और लगभग मुफ्त हो जाएंगी तो फिर हम वैल्यू, स्टेटस और एक अच्छी जिंदगी को कैसे डिफाइन करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये नया दौर हम सब के लिए कौन से नए मौके पैदा करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब हमारे समाज का भविष्य तय करेंगे।